आज हम देखेंगे सीजी सेट 2026 के लिए पेपर 1 यूनिट 4 जो कि कम्युनिकेशन है उसका पार्ट 1। इसमें आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीजी सेट 2024, 2019, 2018, 2017 और जो 2013 में आए हुए कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के कम्युनिकेशन यूनिट के सारे प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेजेस, संचार में भाषा होती है। ऑप्शन नंबर ए आइकॉनिक कोड, मूर्तिपरक कोड संकेत। ऑप्शन बी वर्बल कोड। ऑप्शन सी नॉन वर्बल कोड या फिर ऑप्शन डी सिंबॉलिक कोड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मौखिक कोड, मौखिक कूट संकेत। कम्युनिकेशन संचार में भाषा एक वर्बल कोड होती है क्योंकि इसमें शब्दों, चाहे वो बोले गए हो या लिखे गए हो, उसका उपयोग किया जाता है। ये सीजी सेट 2024 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज मोस्ट स्प्रेड थ्रू ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। इसके ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से किस प्रकार की सूचना सबसे अधिक फैलती है। ऑप्शन नंबर ए ऑफिशियल पॉलिसी चेंजेस, आधिकारिक नीतिगत बदलाव। ऑप्शन बी पर्सनल न्यूज एंड र्यूमर्स। ऑप्शन सी फॉर्मल प्रोजेक्ट अपडेट्स। ऑप्शन डी टेक्निकल डाटा एंड एनालिसिस। तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है गप मारना। इसका सही मतलब हिंदी में इसको बोले तो ये गप मारना होता है, या फिर इसको हम बोले कि व्यक्तिगत समाचार या अफवाहें, र्यूमर्स भी बोल सकते हैं, इसको हम पर्सनल न्यूज भी बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, व्यक्तिगत समाचार और अफवाहें। इसमें थोड़ा गलती हो गया है, इसका सही आंसर है पर्सनल न्यूज एंड र्यूमर्स। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन एक इनफॉर्मल संचार नेटवर्क है जो किसी भी संस्था या संगठन में कर्मचारियों के बीच सामाजिक संबंधों के कारण खुद ब खुद बन जाता है। इसमें कोई नियम या कोई मार्ग, कोई लॉ या कोई रूट नहीं होता। चूंकि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन अनौपचारिक होता है, इसलिए इसमें आधिकारिक बातें कम और अफवाहें, गपशप और लोगों की निजी बातें बहुत तेजी से फैलती है। तो इसको अच्छे से करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में पर्सनल न्यूज होते हैं, र्यूमर्स होती है, गपशप होते हैं, अफवाहें होती है। नेक्स्ट, ये भी सीजी से 2024 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन द गिवन ऑब्जर्वेशन। तो दिए गए प्रश्नों के आधार पर सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है हमको। ऑप्शन नंबर ए, इन अपवर्ड कम्युनिकेशन द एम्प्लॉय टेंड्स टू हाईलाइट देयर अकम्प्लिशमेंट्स एंड डाउन प्ले देयर मिस्टेक्स। मतलब ये बोल रहे हैं कि ऊपरीगामी संचार में कर्मचारी अपनी उपलब्धियों को उजागर करते हैं और अपनी गलतियों को छुपाते हैं या कम करके दिखाते हैं। सही है, मतलब अपवर्ड कम्युनिकेशन ऐसे होता है कि जैसे ऊपर में बड़े अधिकारी होते हैं और जो जैसे ही नीचे आते जाते हैं तो उससे कम लेवल के अधिकारी मतलब कर्मचारी होते हैं, तो वो अपनी गलतियों को छिपाते हैं। ऑप्शन बी है, नेगेटिव इंफॉर्मेशन टेंड्स टू बी इग्नोर्ड। नकारात्मक जानकारी को नजरअंदाज या रूप बदलकर प्रस्तुत किया जाता है। हाँ, ये सही है कि जो भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन है उसको या तो दबा दिया जाता है या उसको बदलकर प्रस्तुत कर दिया जाता है। ऑप्शन सी, अपवर्ड कम्युनिकेशन ऑकर्स फार लेस फ्रीक्वेंटली। ऊपरीगामी संचार बहुत कम बार होता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है, अपवर्ड कम्युनिकेशन कंप्राइजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेरिवेटिव्स। ऊपरीगामी संचार में निर्देश और आदेश शामिल होते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन में आदेश शामिल नहीं होता क्योंकि कोई भी कर्मचारी जो छोटे पद पर है वो अपने बड़े पद के कर्मचारी को आदेश नहीं दे सकता है। तो इसका सही आंसर आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसके बारे में जानते हैं। निचले स्तर के कर्मचारियों से उच्च अधिकारियों की तरफ ये होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। कर्मचारी अपने बॉस के सामने अच्छा दिखने के लिए अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और गलतियों को छुपाते हैं। किसी भी संस्था में ऊपर से नीचे आने वाले आदेशों की तुलना में नीचे से ऊपर जाने वाला जो आदेश होता है वो बहुत कम होता है। नीचे से ऊपर बहुत ही कम इंफॉर्मेशन जाता है, जबकि कोई बड़ा अधिकारी नीचे के
कर्मचारियों को आदेश देता है तो वो सब तक पहुंच जाते हैं। इसलिए इसमें ऑप्शन ए, बी और सी सही होगा। ये भी सीजी से 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। संचार की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए फीडबैक, ऑप्शन बी डिकोडिंग, ऑप्शन सी इनकोडिंग, ऑप्शन डी आइडिएशन, ऑप्शन ई ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो सबसे पहले आइडिएशन होगा। कोई विचार आता है हमको, कोई आइडिया आता है, उस विचार का हम निर्माण करते हैं। उसके बाद हम उसको इनकोडिंग मतलब संदेश तैयार करते हैं। उसको उस विचार से हम एक संदेश तैयार करते हैं और उस संदेश को तैयार करने के बाद उसका प्रसारण करते हैं। बस मतलब उस संदेश को हम भेजते हैं। अब उस संदेश को भेजने के बाद उसका अर्थ निकाला जाता है और अर्थ निकालने के बाद ही उसको हम उसको उसको उसका जो होता है वो फीडबैक के रूप में वो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइडिएशन, इनकोडिंग, ट्रांसमिशन, डिकोडिंग एंड देन फीडबैक। ऑप्शन नंबर डी। तो आइडिएशन सबसे पहले भेजने वाले, जिसको हम सेंडर बोलते हैं, उसके दिमाग में कोई विचार आता है। उसके बाद उसको भाषा के रूप में बदलते हैं। उसके बाद उसको किसी माध्यम से जैसे फोन, ईमेल या फिर बोलकर उसको भेजते हैं। उसके बाद वो डिकोड होता है, रिसीवर मतलब उस मैसेज को पढ़ता है, उसका अर्थ समझता है और अंत में प्राप्तकर्ता अपना उत्तर या प्रतिक्रिया भेजता है। मतलब वो फीडबैक उसको मिलता है और अपना प्रतिक्रिया भेजता है, जिससे संचार की प्रक्रिया पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन द गिवन ऑब्जर्वेशंस। मतलब हमको बेस्ट ऑप्शन चुनना है इन ऑप्शंस में से। ऑप्शन ए है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। संप्रेषण सूचनाओं को आदान प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है। अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल इज नॉट रिक्वायर्ड। ये गलत है, क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन में या फिर संचार प्रणाली में सिंबल्स जो होते हैं वो उसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन थर्ड है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशन इज द क्रिएशन ऑफ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। संप्रेषण का उद्देश्य साझा समझ का निर्माण करना होता है। बिल्कुल सही है। कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य है साझा जो अंडरस्टैंडिंग है उसका निर्माण करना। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा और सेकंड गलत हो जाएगा। तो कथन एक है संप्रेषण की मूल परिभाषा ही है कि यह दो या दो से अधिक लोगों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही। कथन तीसरा बोलता है कि संप्रेषण केवल संदेश भेजना नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि प्राप्तकर्ता भी संदेश को उसी रूप में समझे जिस रूप में भेजा गया है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन द गिवन ऑब्जर्वेशन। इस पे भी हमको उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन फर्स्ट है नॉन वर्बल सिग्नल्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। बिल्कुल सही है। अमौखिक संकेत संचार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हैंडशेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबलिमिनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हाथ मिलाना अवचेतन या अंतर्निहित अमौखिक संचार का एक उदाहरण है। गलत। जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो हमको पता होता है कि हम हाथ मिला रहे हैं। मतलब ये चेतना हमको पहले से वो यहाँ पे अवचेतन है ना। अवचेतन मतलब कोई भी चेतना नहीं, हमको पहले से पता होता है कि हम हाथ मिला रहे हैं। यहाँ पे अवचेतन लिखा है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड है फीडबैक इज इन इन इनकॉन्सिक्वेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। फीडबैक संचार प्रक्रिया का एक महत्वहीन हिस्सा है। इनकॉन्सिक्वेंशियल, तो ये क्या है फीडबैक इज इनकॉन्सिक्वेंशियल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक महत्वहीन नहीं, ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है फीडबैक किसी भी कम्युनिकेशन में।
फोर्थ है डिफरेंट कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यूज डू अफेक्ट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हाँ, सब विभिन्न प्रकार की संस्कृति जो है वो संचार को प्रभावित करती है। तो इसके लिए ऑप्शन थर्ड गलत हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड गलत हो जाएगा। तो पहला और चौथा ही इसमें सही होगा, पहला और तीसरा ही इसमें सही होगा। चौथा है, अच्छा, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हाँ, तो इसका इसमें कौन सा गलत है ये पूछा, उपयुक्त नहीं है ये पूछा था। तो इसमें जो हैंडशेक है वो गलत हो जाएगा, और जो ऑप्शन थर्ड है महत्वहीन हिस्सा है, तो ये महत्वपूर्ण हिस्सा है फीडबैक। इसलिए ये क्वेश्चन था कि कौन सा विकल्प गलत है। ये हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन है संचार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो गलत है, ऑप्शन सेकंड गलत है, ऑप्शन थर्ड गलत होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? टीम कम्युनिकेशन शुड बी मोर इनफॉर्मल एंड समटाइम्स फॉर्मल। टीम संचार अधिक अनौपचारिक और कभी-कभी औपचारिक होती है। हाँ, जैसे टीम में हम ग्रुप बनाकर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो कभी-कभी औपचारिक होती है और कभी-कभी अनौपचारिक होती है। बिल्कुल सही है, कभी-कभी हम एकदम औपचारिक बात करने लगते हैं, मतलब सीरियस होके बात करते हैं। कभी-कभी अनौपचारिक बात भी हो जाती है उसमें। पर्सनल कम्युनिकेशन शुड बी मोर फॉर्मल एंड समटाइम्स इनफॉर्मल। ये भी है, जैसे किसी से व्यक्तिगत संचार कर रहे हैं तो कभी-कभी ये अनौपचारिक भी हो सकती है और औपचारिक भी हो सकती है, इसलिए दोनों ही सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन? निम्नलिखित में से कौन सी संचार की विशेषता नहीं होती है? ऑप्शन ए, यह दो तरफा प्रक्रिया है, इट इज अ टू वे प्रोसेस। बिल्कुल सही है, कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है। ऑप्शन बी में जाते हैं, इट्स फ्लो इज ए लीनियर। लीनियर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होता है वो दो तरफा होता है, टू वे होता है। ऐसा नहीं है कि दो व्यक्ति बात कर रहे हैं केवल एक ही बात करे, दूसरा बात करे ही ना। तो ये बिल्कुल गलत है, लीनियर फ्लो नहीं होता है ये। इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान और समझ शामिल होती है, बिल्कुल सही है। यह व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक संगठनों में सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। It is a continuous process in business and non-business organizations। सही है। तो इसका सबसे गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स फ्लो इज लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मैच द कम्युनिकेशन बैरियर इन लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। दो लिस्ट है, हमको उसको मिलाना है। जैसे कि फिजिकल फिजिकल बैरियर हो गया है ना, फिजिकल बैरियर है, तो फिजिकल बैरियर मतलब भौतिक भौतिक व्यवरोध। तो भौतिक व्यवरोध में हम इसका सही आंसर हो जाएगा समय और दूरी, मतलब भौतिक रूप से वो कहाँ पे है। तो ये ए का जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन सी का देखते हैं, सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर वही जैसे कि जार्गन्स आएगा इसमें, मतलब कोई तकनीकी शब्द, एकदम अजीब तकनीकी शब्द का यूज कर दिया हो जिसके बारे में पता ही नहीं हो, तो उसको हम जार्गन्स बोलते हैं। तो सी का फर्स्ट आ जाएगा। पर्सनल बैरियर्स, पर्सनल बैरियर जो होता है वो आत्मविश्वास की कमी के कारण होता है, विश्वास की कमी के कारण हो, तो वो पर्सनल बैरियर जो होगा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा। और सामाजिक व्यवरोध जो होगा वो अविश्वास में आ जाएगा। तो पहला का थर्ड आएगा, ए का थर्ड आएगा, बी का फोर्थ आएगा, सी का फर्स्ट आएगा और डी का जो हो जाएगा वो सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसमें भी हमको दोनों को मिलाना है। तो काइनेक्सिस क्या होता है? काइनेक्सिस होता है शरीर की गतिविधियां को हम काइनेक्सिस बोलते हैं। तो जस्ट ए का ही फर्स्ट, ये दोनों मतलब ए का फर्स्ट ही आएगा शारीरिक गतिविधियां। इनकोडिंग जो होता है वो संदेश तैयार करना होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो इनकोडिंग का मतलब संदेश तैयार करना ही होगा। उसके बाद ऑप्शन सी, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो स्काइप कॉल्स होते हैं, एक प्रकार का एक वीडियो कॉल है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, स्काइप कॉल। प्रोमेक्सिस, प्रोसेमिक्स, प्रोसेमिक्स क्या होता है? वक्ता के आसपास का स्थान, मतलब स्पेस अराउंड द स्पीकर। जैसे कोई स्पीकर बोल रहा है तो उसके आसपास के स्थान या आसपास की दूरी को हम प्रोसेमिक्स बोलेंगे।
और कम्युनो कम्युनो मतलब इसी से कम्युनिकेशन बना हुआ है, इसका मतलब होता है पार्टिसिपेट करना या साझा करना, भाग लेना। तो इसमें ये सारे ऑप्शंस हैं। तो इसका ए का हो जाएगा फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ और ई का फाइव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें भी हमको मिलाना है जैसे दोनों को। तो जैसे जार्गन जार्गन तो जार्गन के लिए अभी हमने पढ़ा था कि अनफेमिलियर टेक्निकल टर्म्स का यूज जहाँ पे हो जाता है उसको जार्गन्स बोलते हैं। तो ए का तो सेकंड आ जाएगा, ए का सेकंड आ जाएगा। फिजिकल बैरियर मतलब भौतिक रूप से, तो इसका होगा भौगोलिक दूरी, जियोग्राफिक डिस्टेंस। ऑप्शन सी क्या है, एटीट्यूडनल बैरियर। तो एटीट्यूडनल बैरियर मतलब एटीट्यूड होता है ना किसी व्यक्ति में कि वो अपने आप को चेंज ही नहीं करेगा, तो होगा रेजिस्टेंस टू चेंज। उसके बाद डी है इमोशनल, भावात्मक बुद्धि। तो इसका जो हो जाएगा, उससे पहले यहाँ पे मनोवैज्ञानिक अवरोध को देखते हैं। तो मनोवैज्ञानिक अवरोध तो उसके लिए एंगर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी के लिए वैसे ही डी के लिए ही थर्ड ही रहेगा डी के लिए। तो ए का सेकंड आ जाएगा, बी का फिफ्थ, सी का फोर्थ, डी का थर्ड और ई का आई हो जाएगा। तो ये सारे बैरियर्स के ही हैं, आसान से क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉट रिलेटेड टू। क्लासरूम कम्युनिकेशन रिलेटेड नहीं है किससे? ऑप्शन ए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन ए इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी पब्लिक कम्युनिकेशन या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जैसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, तो वो होता है स्वयं से बातचीत करना। और इंटरपर्सनल होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत होती है। जबकि पब्लिक कम्युनिकेशन में भीड़ या एक समूह से हम बात करते हैं। तो इस क्लासरूम कम्युनिकेशन में इंटरपर्सनल भी हो सकता है, पब्लिक कम्युनिकेशन मतलब ग्रुप बना के भी स्टडी कर सकते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, स्वयं से बातचीत ये सही नहीं है। ये तो हम अपने घर में भी स्वयं से बात कर सकते हैं, तो ये क्लासरूम कम्युनिकेशन से हम इसको रिलेट करें तो ये सही नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए आ जाएगा, ये सही नहीं है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जैसे एक छात्र शिक्षक कक्षा में उसी विषय पर स्वयं मन में विचार करता है, तो उसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इंटरपर्सनल है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में समूह बनाकर चर्चा करते हैं, जबकि पब्लिक कम्युनिकेशन भीड़ या समूह में जब हम चर्चा करते हैं उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन आउट टू बी। प्रभावी कक्षा संचार होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए, समानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए, उदासीन होनी चाहिए या फिर दयनीय होनी चाहिए। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन हमेशा सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए। इसके बारे में जानते हैं। इसका मतलब है कि दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझना। एक टीचर जब स्टूडेंट की भावनाओं को समझता है और समझकर बात करता है, तो क्लास में माहौल पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा बनता है। जबकि सहानुभूतिपूर्ण इसमें सिर्फ दया, अच्छा, ये सहानुभूतिपूर्ण आएगा इसका। हाँ, तो इसके सारे के मतलब बता गए हैं। इसमें सिर्फ दया की भावना होती है जो गहरी समझ के लिए काफी नहीं है। इसका मतलब है कि कोई दिलचस्पी न लेना जो कि गलत है। और थर्ड है दयनीय, इसका मतलब बहुत खराब या दयनीय स्थिति होता है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए सहानुभूतिपूर्ण। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन इसका सही आंसर होना चाहिए ए या बी। ए ए ही इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन व्हील कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसमें क्या होता है? ऑल वर्कर्स रिसीव इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस फ्रॉम वन पर्सन कम्युनिकेट्स विथ वन पर्सन ओनली, एवरीवन इज फ्री टू कम्युनिकेट विथ एनीवन, द मैसेज मूव्स इन अ सर्कल। तो व्हील कम्युनिकेशन में एक आदमी है और उसकी बातों को सभी सभी जो है वो सुनते हैं। सभी कर्मचारियों को एक ही व्यक्ति के निर्देश और मार्गदर्शन मिलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जबकि ऑप्शन बी केवल एक ही व्यक्ति से संवाद करता, एक ही व्यक्ति से नहीं, पूरे होता है, सभी कर्मचारियों कर्मचारियों से बात होता है, उसमें सभी कर्मचारियों को ही निर्देश मिलता है।
ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। व्हील कम्युनिकेशन का मतलब होता है सभी कर्मचारी एक ही व्यक्ति के निर्देश उसको मिलता है। एक ही व्यक्ति को का निर्देश सभी कर्मचारियों को मिलता है। व्हील कम्युनिकेशन में एक सेंट्रल पर्सन होता है जो धुर अर्थात हब की तरह काम करता है। बाकी सदस्य या कर्मचारी केवल इसी केंद्रीय व्यक्ति से निर्देश प्राप्त करते हैं और आपस में सीधे संवाद नहीं करते हैं। मतलब सीधे उस व्यक्ति से ही, सेंट्रल पर्सन से ही संवाद करते हैं और आसपास के व्यक्ति से सीधे संवाद नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस आर इंक्लूडेड इन। कठोर नियम और कानून किस में शामिल होते हैं? फिजिकल बैरियर में, मैकेनिकल बैरियर में, सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर में और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो एक सिस्टम से चलेगा, तो उसमें नियम होंगे, जैसे अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है, जैसे अधिकारी जो होता है अपने कर्मचारियों को आदेश देते हैं, तो वो डायरेक्ट, जैसे अब डाउनवर्ड है तो कर्मचारी सीधे उच्च अधिकारी को वो आदेश नहीं दे पाएगा, वो एक सिस्टम से बना होता है। तो सिस्टमेटिक नियम जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में ही होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर वे रुकावटें होती हैं जो किसी कंपनी या संस्था की नीतियों, नियमों या ढांचे के कारण पैदा होती है। जब किसी संगठन में नियम बहुत ज्यादा सख्त होते हैं तो कर्मचारियों के लिए खुलकर बातचीत करना मुश्किल हो जाता है, जिससे कम्युनिकेशन में बाधा आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कम्युनिकेटिंग policy statements, program and objectives and issuing orders to the subordinates are referred as। अच्छा, नीति बयानों, कार्यक्रम, उद्देश्य को संप्रेषित करना तथा अधीनस्थों को आदेश जारी करना क्या कहलाता है? मतलब ये है कि कोई भी नीति बना, कार्यक्रम बना, उद्देश्य बना, उसको उस आदेश को जारी करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन तब होता है जब सूचना या संदेश संगठन के उच्च स्तर से निचले स्तर के कर्मचारियों की तरफ बहता है। नीतियों को समझाना, आदेश देना या टारगेट सेट करना इसी संचार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एस पर डब्ल्यू.एच. न्यूमैन एंड सी.एफ. समर, इसके अनुसार संचार के दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा आदान प्रदान है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आदान प्रदान है। तो इसके सही विकल्प को चुनना है। क्या क्या है? क्या तो वो फैक्ट है, ओपिनियन है, आइडिया है? तो इसमें तीनों ही आ जाएगा। तो इन दोनों के अनुसार संचार जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा फैक्ट का, तथ्य का आदान प्रदान है, राय का आदान प्रदान है और विचारों अर्थात धारणाओं का भी आदान प्रदान है। तो इसमें तीनों ही सही हो जाएंगे। प्रसिद्ध लेखक डब्ल्यू.एच. न्यूमैन और सी.एफ. समर के अनुसार संचार की परिभाषा है, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों, विचारों या रायों या भावनाओं का आदान प्रदान करना ही है। इसलिए कथन को पूरा करने के लिए फैक्ट्स, ओपिनियन और आइडियाज तीनों की आवश्यकता हमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिमेंटिक बैरियर्स में क्या चीज इंक्लूड नहीं होता? तो जैसे कि अब ऑप्शन ए दिया है अस्पष्ट संदेश, ऑप्शन बी है गलत अनुवाद, ऑप्शन सी है तकनीकी शब्द या जॉर्गन्स और ऑप्शन डी है दृष्टिकोण या धारणा में अंतर। मतलब ये सिमेंटिक एरर है, जैसे जार्गन्स जो है, जो तकनीकी शब्द अजीब टाइप से तकनीकी शब्द का यूज कर दिया जाता है। एक गलत अनुवाद भी इसका सही आंसर है, अस्पष्ट संदेश भी इसका सही आंसर है। ये सारे सिमेंटिक बैरियर के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन डिफरेंसेस इन प्रिसेप्शन ये सही आंसर नहीं होगा। ए बी सी तीनों सही आंसर है, डी इसका सही आंसर नहीं हो पाएगा। सिमेंटिक बाधाएं, सिमेंटिक एरर शब्दों के अर्थ या समझने की दिक्कतों से जुड़ी है, जैसे अस्पष्ट संदेश, गलत अनुवाद या कठिन तकनीकी शब्द। जबकि दृष्टिकोण या धारणा में एक मनोवैज्ञानिक बाधा है जो व्यक्तियों के सोचने के तरीके और मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है, भाषा पर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, इसमें से कौन सा उपयुक्त आंसर है, ये हमको चुनना है। ओरल कम्युनिकेशन इज बेटर देन रिटन कम्युनिकेशन, मतलब मौखिक संचार लिखित संचार से किस मामले में बेहतर है। ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू रेफर बैक, वापस संदर्भित करने का अवसर प्रदान करने के लिए। ऑप्शन बी सेविंग टाइम, समय बचाने के लिए। ऑप्शन सी भावनाओं और संवेगों को व्यक्त करने के लिए, फीलिंग और इमोशन को व्यक्त करने के लिए। या फिर ऑप्शन डी तथ्यों को व्यक्त करने के लिए। तो हम मौखिक संचार से हम अपने भावनाओं और मतलब फीलिंग्स और इमोशंस को व्यक्त कर सकते हैं। इस मामले में मौखिक संचार लिखित संचार से कहीं बेहतर होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मौखिक संचार में व्यक्ति की आवाज के उतार चढ़ाव, चेहरे के हाव भाव और शारीरिक भाषा शामिल होती है। इस वजह से इसमें अपनी सच्ची भावनाओं और इमोशंस को समझाना लिखित संचार की तुलना में कहीं अधिक और आसान और ज्यादा प्रभावी होता है। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि सीजी सेट। अच्छा, इसके बाद और क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्टिव रिटेंशन इन कम्युनिकेशन इम्प्लाइज, मतलब संचार में चयनात्मक प्रतिधारण क्या क्या अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का अर्थ समझते हैं, मतलब सिलेक्टिव मतलब किसी एक चीज को ही सिलेक्ट करना, सिलेक्टिव रिटेंशन। तो ऑप्शन ए है रिटेन ओनली व्हाट वन वुड लाइक टू। ऑप्शन बी रिटेन ओनली विजुअल्स। ऑप्शन सी रिटेन मैसेज इन फुल। ऑप्शन डी रिटेन ओनली वर्बल मैसेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हमको सिलेक्टिव ही चूज करना है, जो हमको चाहिए केवल उसी जानकारी को याद रखना जिसे कोई याद रखना चाहता है, सिलेक्टिव है वो। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चयनात्मक प्रतिधारण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसमें इंसान अपनी पसंद, मान्यताओं या जरूरतों के हिसाब से केवल उन्हीं जानकारियों को दिमाग में बनाए रखता है या याद रखता है जो उसे सही लगती है, और बाकी जानकारी को भूल जाता है। एक सिलेक्टिव सिलेक्टिव हो जाता है किसी भी चीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज, संगठन के भीतर सूचना संचार नेटवर्क को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी मास कम्युनिकेशन। या फिर ऑप्शन डी ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। तो कोई भी संगठन है उसके भीतर सूचना को या तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में आता, लेकिन इस ऑप्शन में तो है ही नहीं। मास कम्युनिकेशन में तो समूह में, बड़े समूह में चर्चा होती है। इंटरपर्सनल भी नहीं आएगा, और इंट्रापर्सनल जो है वो खुद से भी बातचीत नहीं कर सकते, एक दूसरे से भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। किसी संगठन या कंपनी के भीतर कर्मचारियों के बीच होने वाले अनौपचारिक संचार नेटवर्क को ग्रेप वाइन कहा जाता है। इसमें सूचनाएं किसी तय नियम या अधिकारी के मार्ग के बिना अंगूर की बेल की तरह किसी भी दिशा में फैलती है, इसलिए उसको हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंटेक्स्ट इन कम्युनिकेशन, संचार में कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी वर्बल एंड नॉन वर्बल रिस्पॉन्स टू मैसेज, संदेशों के प्रति मौखिक और गैर मौखिक प्रतिक्रियाएं। ऑप्शन सी बातचीत के लिए एक भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण। या फिर ऑप्शन डी संदेश प्राप्त करने में व्यवधान या रुकावट। तो कम्युनिकेशन में कंटेक्स्ट होता है बातचीत के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। संचार में कंटेक्स्ट का मतलब उस पृष्ठभूमि, परिवेश या परिस्थिति से है जिसमें बातचीत हो रही है। इसमें भौतिक स्थान जैसे कमरा, शोर और मनोवैज्ञानिक स्थिति जैसे मूड, भावनाएं दोनों शामिल होते हैं, जो यह तय करते हैं कि संदेश को कैसे समझा जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बातचीत के लिए एक भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण। तो ये थे सीजी सेट 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम्युनिकेशन के, जो कि यूनिट 4 है उसका पार्ट 1। थैंक यू।